बैरोमीटर कैसे बनता है वो बता दो। सेम लिक्विड सेम लेवल सेम प्रेशर तो समझ में आएगा। मान लो ये कंटेनर, इस कंटेनर में कोई लिक्विड है, फिल्ड है, मान लो वाटर, आप इसके अंदर एक ट्यूब डाल दो, ठीक है, एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर पानी भरा हुआ, फिल्ड है पानी, जैसे हॉस पाइप होती है, इसको तुमने ऊपर से थंब से क्लोज कर दिया, थंब से क्लोज करने के बाद तुम इसको ऊपर लिफ्ट करने लग गए, जैसे ये जो ट्यूब है इसको पानी भर के और उसके बाद इसको ऊपर लिफ्ट करने लगे, जैसे आप लिफ्ट करने लगे ना, आप इसको इस साइड पे लेकर आए, ऊपर थंब से क्लोज है, तो पानी इसके साथ साथ ऊपर आ जाएगा, तो पानी साथ साथ ऊपर आ गया, इसमें ये पानी बस है। फिर आप क्या करोगे, इसको और लिफ्ट करोगे, और लिफ्ट करोगे तो पानी और साथ साथ ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे क्या पानी हमेशा लिफ्ट ऊपर होता जाएगा? यस सर। कब तक? जैसे पूरी ट्यूब ना पार, मैं बोल रहा ट्यूब बहुत लंबी है, ट्यूब बहुत लंबी है, तो अब अभी ऊपर जाता जाएगा ना, एक टाइम ऐसा आएगा जिसके बाद में, जैसे ये लेवल है, इसके बाद में आप ट्यूब ऊपर लेकर जाओगे ना, इसको क्लोज रखोगे तो लिक्विड यहीं पे रहेगा, आप और ऊपर लेकर जाओगे, है ना, तो लिक्विड का लेवल यही रहेगा, और ये हाइट जिसके बाद में लिक्विड और ऊपर इसके साथ में ना जाए, ट्यूब के साथ में, वो एक ना एक हाइट आ जाएगी। अब मैं कहता हूँ मान लो ये वाटर है, कोई भी चीज है, यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे क्या प्रेशर होगा, कहाँ से होगा, आई कहाँ से, वैक्यूम है, तो एम्प्टी स्पेस है सर। यार पहले देखो कुछ था ही नहीं, पहले कुछ नहीं था, पानी नीचे आ गया तो बीच वाली जगह में एयर आएगी कहाँ से, तो ये जगह क्या एम्प्टी है, तो ये जगह क्या एम्प्टी है, EMPT है शॉर्ट फॉर्म, आया ना, तो ये जगह एम्प्टी है। अब इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या है, 0। अब तुमने एक चीज पढ़ी है, सेम लिक्विड सेम लेवल सेम प्रेशर, जस्ट यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 होगा, तो जस्ट इसके अंदर यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 होगा, आया ना, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे सेम प्रेशर होना चाहिए, तो यहाँ पे तो सिर्फ इस लिक्विड के लेवल के कारण प्रेशर होगा, इसके ऊपर तो कोई प्रेशर है नहीं जो ऐड होगा, तो यहाँ पे जो P0 होगा वो किसके बराबर होगा, इसकी डेंसिटी रो मान ले, G मान ले और H मान ले, तो P0 किसके बराबर होगा, रो G, इसी को बैरोमीटर बोलते हैं, आया ना। सर ये इसी एक्सपेरिमेंट से बात करें, अगर हम ये पूरी पाइप बाहर निकाल दें तो पानी बाहर आता है सर, पूरी पाइप अगर ऊपर से हम से रोक दें, जैसे स्ट्रॉ की एग्जांपल ले लेते हैं, अगर एक कंटेनर में डाल के स्ट्रॉ में पानी भर दें और पूरी स्ट्रॉ को ऊपर से पकड़ के बाहर निकाल दें, ऊपर थंब लगाओगे तो पानी साफ बाहर, हां तो बाहर ही है, क्या दिक्कत है, तो वो कैसे भाई यही तो प्रिंसिपल है। अगर मान ले आप एक बैरोमीटर का बता दो, ग्लास का बता दो, ये तो ट्यूब है, अब वो ग्लास का बना लो चाहिए, क्या फर्क पड़ता है, करते क्या हो तुम, पूरे को मरकरी से फिल करते हो, अंदर डालते हो, फिर लिफ्ट ऊपर कर देते हो। अगर मान लो ये मरकरी होता, अगर ये मरकरी होता तो P0 will be equal to मरकरी की डेंसिटी 13.6 10 की पावर 3 kg per meter क्यूब इनटू G, और हाइट कितनी होती है उसकी 76 सेंटीमीटर, तो 0.76 मीटर कर दो, इसको सॉल्व कर लो, देखो क्या आता है, 13 7 91 91 कुछ 10 की पावर 5 आ रहा है, या 10 की पावर 5 आ जाएगा, तो 10 की पावर 5 ही तो होता है सर क्या, अभी रुक जा, पहले इसको समझ ले, तो ये कितना आ गया, कितना आ गया 10 की पावर, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 5 आ जाएगा, बात समझ में आई,
अब मान लो तुम ये मरकरी की जगह यहाँ पे यूज करते हो वाटर को, वाटर बैरोमीटर बनाना चाहते हो, ये तो मरकरी का बैरोमीटर है, तो वाटर बैरोमीटर करोगे तो उसकी डेंसिटी क्या होती है 13.6 टाइम्स कम होगी, यस 10 की पावर 3 है, तो पक्की बात है ये तो प्रेशर तो सेम ही है, तो जो हाइट होगी वो लगभग 10 मीटर के आसपास आएगी। यार अगर डेंसिटी इतनी कम कर दोगे तो उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, फैक्टर से हाइट बढ़ जाएगी, तो 13 को 0.76 से मल्टीप्लाई कर दो तो 13 7 91 और ये उससे थोड़ा सा ज्यादा 13 से ज्यादा तो करीब वापस 10 मीटर के आसपास, मतलब 10 मीटर ऑफ वाटर, मतलब अगर मान लो आप एक ओशियन में हो, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है, तो यहाँ से 10 मीटर नीचे जाओगे तो यहाँ पे प्रेशर क्या मिलेगा आपको पानी में 2 पी नॉट, क्योंकि 10 मीटर पानी की हाइट उतना ही प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है जितना पूरा ओशियन ऑफ एयर एक्सर्ट कर रहा है, तो 20 मीटर नीचे यहाँ पे क्या प्रेशर मिलेगा आपको 3 पी नॉट, यार 10 मीटर का मतलब पी नॉट है ना, एयर का तो है ही पी नॉट, 10 मीटर के कारण 10 मीटर ऑफ वाटर पी नॉट तो 2 पी नॉट, तो 20 मीटर नीचे यहाँ से क्या हो जाएगा 3 पी नॉट, और 50 मीटर नीचे क्या होगा 5 पी नॉट, 50 मीटर 6 पी नॉट, भाई एक एटमॉस्फेयर का तो है ही, तो अब आप ये सोचो आइडिया लगाओ, पी नॉट का मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 10 न्यूटन का फोर्स, दैट इज 1 केजी का वजन, सही बात है, 1 सेंटीमीटर कल ही बताया था। तो पानी के नीचे अगर तुम चले जाओगे 10 मीटर तो आपके चारों तरफ जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा करीब 2 केजी, भाई 2 पी नॉट हो गया, और अगर तुम 50 मीटर नीचे चले जाओगे तो लगभग 6 केजी, हाँ है ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे। तो आप एक चीज सोचो, जो सबमरीन्स हैं वो कितने नीचे तक जाती हैं, काफी डेप्थ तक जाती हैं, उसके अंदर लोग होते हैं, सांस लेते हैं, अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, तो अगर मान लो सबमरीन 100 मीटर नीचे चली जाती है तो उसके बाहर कितना प्रेशर है 11 पी नॉट, और अंदर कितना है पी नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, तो जो डिफरेंस हो कितना हो गया 10 पी नॉट। इसका मतलब सबमरीन के हर एक एरिया पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे ऐसे है जैसे 10 केजी वजन रखा हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे। आपने वो देखा था कंटेनर, कल मैंने दिखाया था, वो कंप्लीटली वैक्यूम भी नहीं हुआ और फिर भी उसकी हालत देखो क्या हुआ था, जो ट्रेन का जो मालगाड़ी का डिब्बा था अपने पास, है ना, सही बात है। तो आप ये आइडिया लगाओ कि सबमरीन को कैसे बनाया गया है कि उससे 10 गुना 30 गुना 50 गुना ज्यादा फोर्स भी वो बियर करती है और फिर भी वो इम्प्लोड नहीं होती, ठीक है। जब ये बात पता चलेगी तो आपको आइडिया लगेगा यार सबमरीन कितनी खतरनाक चीज है, मतलब इतने फोर्स को भी वो बियर कर लेती है। बात समझ में आई नहीं अच्छी तरह से, पक्का ये लॉजिक समझ आ गया। अब जो तू कह रहा है मैं उसका लॉजिक बता देता हूँ। ये कह रहा है जैसे केमिस्ट्री की लैब में एक्सपेरिमेंट होता है तो एक चीज होती है जिसे बोलते हैं पिपेट। अब इस साल तुम गए नहीं तो पिपेट गए हो, पिपेट देखिए, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी सॉल्यूशन आपको डालना है किसी में, आप ऐसे करके उसको थोड़ा सा करते हो, ऊपर से क्लोज कर देते हो, उसके बाद में छोड़ देते हो, हाँ है ना, सही बात है। फिर उसमें हल्के से जगह छोड़ते हो तो उसमें टिप 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 निकल जाएगा उसमें से जो भी सॉल्यूशन होगा। ये बात सही है एकदम, पक्का लॉजिक समझ में आ गया। तो अगर ये लॉजिक समझ में आ गया तो मैं सिंपल एक बात कहता हूं कि उसके अंदर फंडा क्या है कि आपको पता है बिल्कुल यही है, अगर तुम इसको यहाँ से तोड़ भी दोगे ना, बाहर निकाल लोगे तो इसमें इतना लिक्विड तो रहेगा ही रहेगा। अब अगर आप यहाँ से आप एयर हल्की सी अंदर आने दोगे तो यहाँ पे थोड़ी सी एयर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा आ जाएगा, तो प्रेशर आ जाएगा, तो भैया पी नॉट प्लस समथिंग दिस शुड बी इक्वल टू यहाँ का प्रेशर ना। तो अगर आप इसको पूरा ओपन कर दोगे तो पानी का लेवल यही आ जाएगा ना इसमें, तो बस पानी बाहर निकल जाएगा इसमें से। थोड़े से एयर मॉलिक्यूल्स आने दोगे तो हो सकता है फ्रैक्शन ऑफ कुछ प्रेशर अंदर पड़ेगा, तो फिर ये थोड़ा सा खाली हो जाएगा, बस ये लॉजिक, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन एक बात पक्की है
अब ऐसे पिपेट के अंदर अगर ये पिपेट की लेंथ अगर मान लो 20 मीटर है, तो आप 20 मीटर तक भर के ऐसे दबा भी दोगे ना, तो भी एट लास्ट पानी का जो लेवल रहेगा, वो जो कॉलम रहेगा, उसकी लेंथ 10 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती। यार 10 मीटर से ज्यादा कैसे होगी? क्योंकि 10 मीटर का मतलब ही क्या हो गया? पी नॉट प्रेशर। बात समझ में आई है? नहीं तो 10 मीटर से ज्यादा तो ऊपर हो ही नहीं सकता ना। क्या लॉजिक समझ में आ गया? यस सर। अच्छी तरह से पक्का ना? बैरोमीटर की कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई? आप चाहो आप वैसा बैरोमीटर बनाओ, आप चाहो तो मरकरी का बनाओ, चाहो तो वाटर का बनाओ, और चाहो तो वाइन का बनाओ। ठीक है, ये तुम्हारी चॉइस है किसका बनाना है। लेकिन वाटर का या वाइन का क्यों नहीं बनाना चाहिए? ठीक है, वाइन पीने के लिए नहीं मिलती तो फिर ठीक है। तो एक्चुअली ये है कि ये बहुत बल्कि हो जाएगा, बहुत लार्ज साइज हो जाएगी, इसलिए हम बैरोमीटर बनाते हैं, मरकरी को यूज लेते हैं ताकि क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ गई? बैरोमीटर समझ में आ गया क्या? अब ऐसे ही एक और चीज होती है जिसे हम बोलते हैं क्या? मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या काम आता है? एनक्लोज गैसेस का प्रेशर मेजर करने के काम में आता है किसी भी। इसको लिखने की जरूरत है? यस सर जल्दी लिखो। सर वो सबमरीन को बनाते हैं इसमें। दैट इज सीक्रेट। तुम देख लेना उसकी कंस्ट्रक्शन, देख लेना कैसे बनती है। नहीं मतलब प्रिंसिपल क्या होता कुछ ना कुछ तो फंडा लगा दे। ये कि फिल्टर में छेद होता है, वो किसके होता है? वो तो आएगी एक पता नहीं, देखा नहीं। स्मॉल होता है कुछ बोलते हैं वो ऑप्टिक्स में पढ़ा है। देखना पड़ेगा यार। लेंस लेंस का नहीं है। अच्छा वो जो विंडो में अच्छा ये बात जो है बेटा तो यस सुनो, अब मैनोमीटर के बारे में बता दो। इसमें मान लो ये मॉलिक्यूल और इसको अगर हीटअप किया जाए, हीटअप करने से पहले क्या था, इसमें जो लिक्विड का लेवल है ना वो कुछ ऐसा था। लिक्विड का लेवल किसी भी एक ट्यूब के अंदर डालोगे तो ऐसे ही रहेगा, बस लिक्विड का लेवल दोनों तरफ बराबर। अब यहाँ पे अगर आप हीटअप करने लगे तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो होगा क्या,
यहाँ वाली जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो इसको फोर्स करेंगे नीचे जाने। तो जब ये मान लो फोर्स करके नीचे जाएगा तो ये मान लो इस लेवल तक आ गया। अगर ये x डिस्टेंस नीचे जाएगा तो ये x डिस्टेंस का ऊपर जाएगा। अब तुम्हें पता है सेम लिक्विड सेम लेवल सेम प्रेशर। Yes, sir. यहाँ पे क्या प्रेशर है? एयर से ऊपर, तो यहाँ पे क्या प्रेशर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट होगा। सेम लिक्विड सेम लेवल सेम प्रेशर, तो जो प्रेशर यहाँ पे होगा जस्ट इसके अंदर यहाँ पे होगा, और जो प्रेशर यहाँ पे होगा वो यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे प्रेशर P है, यहाँ पे P नॉट है, और ये हाइट कितनी होगी लिक्विड की? H, sir. 2x। तो यहाँ पे प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा? P नॉट प्लस रो जी इंटू 2x। आया ना? तो जो प्रेशर यहाँ पे आ गया वही प्रेशर यहाँ पे आ गया, वही इसके अंदर प्रेशर आ गया। आया ना? तो इस कंटेनर का प्रेशर पता चल गया। इसको बोलते हैं ओपन लिम्फ मैनोमीटर, लिम्फ ओपन है इसका। आया ना? क्लोज लिम्फ में क्या होगा? ऊपर से क्लोज हो जाएगा, तो उस टाइम पे यहाँ पे जो प्रेशर मानेंगे क्या मानेंगे? जीरो मानेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे मान लो आप आइस लगा देते हो तो कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? कंडेंस हो जाएंगे, प्रेशर फॉल कर जाएगा, इधर प्रेशर कम हो जाएगा तो लिक्विड का लेवल उल्टा हो जाएगा, इधर पे ऊपर चला जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो अब तुम्हें पता है यहाँ पे क्या प्रेशर होगा? P नॉट। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? P नॉट। तो ये H हाइट ऊपर है तो यहाँ पे प्रेशर क्या होना चाहिए? P नॉट माइनस रो जी एच। आया ना? तो यहाँ पे प्रेशर आ जाएगा। कोई भी प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज गॉज प्रेशर। मान लो इस कंटेनर के अंदर प्रेशर है 2 × 10 की पावर 5, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? 10 की पावर 5। आया ना? तो गॉज प्रेशर क्या है? 10 की पावर 5। भाई जो भी प्रेशर है उसमें से क्या माइनस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? तो जो आप गाड़ी के अंदर हवा भरवाते हो, आप देखते हो पंचर हो जाता है टायर, तो उसके अंदर क्या प्रेशर होता होगा? 10 की पावर 5 ही रहता होगा ना यार। बाहर भी 10 की पावर 5 है, अंदर भी 10 की पावर 5 है। आया ना? तो दोनों तरफ 10 की पावर 5 है, तो टायर के जो ट्यूब है या जो टायर है उस पे नेट फोर्स तो कोई लग ही नहीं रहा, इसलिए वो इधर आ जाता है जब जमीन उस पे फोर्स लगाती है। आया ना? तो पक्की बात है वो नेट इन्फ्लेटेड, जब वो इन्फ्लेट करते होंगे तो उसमें जो प्रेशर होता होगा वो बाहर से ज्यादा होना चाहिए ना, तभी तो बाहर की तरफ फोर्स रहेगा ताकि उसकी शेप चेंज ना हो। तो आप देखोगे पंचर हो जाता है तो उस टाइम इसका मतलब उसके अंदर प्रेशर क्या है? 10। लेकिन जैसे ही आप मेजर करवाने जाते हो वो बोलता है इसमें तो जीरो आवा, तो जीरो थोड़ी होती है। दैट इज गॉज प्रेशर। इसका मतलब वो जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है ना पेट्रोल पंप पे, दैट मेजर्स गॉज प्रेशर, वो एक्चुअल प्रेशर नहीं मेजर करता। तो गॉज प्रेशर क्या चीज है? प्रेशर कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा पर यूनिट एरिया। पर गॉज प्रेशर नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मान लो जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे, ये तो हो ही सकता है। आया ना? तो आपके पास गॉज प्रेशर नेगेटिव आ सकता है पर प्रेशर कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। क्या लॉजिक समझ में आता है? कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप एक चीज सोचो, अगर मान लो आप ना जो सी डाइवर्स होते हैं है ना, वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेके जाते हैं। आप एक बार बताओ, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं स्नॉर्कलिंग। पता है स्नॉर्कलिंग क्या होती है? कि ऐसे एक ट्यूब बाहर निकाल दो और उसके थ्रू आप सांस लेते रहो पानी के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आप स्नॉर्कलिंग कितने मीटर नीचे तक जाके कर सकते हो? सुनते जाना, कितने मीटर नीचे तक जाके कर सकते हो? तो कईयों को लगता होगा यार 10 मीटर नीचे जाके सांस लेंगे अगर ट्यूब बाहर अटैच्ड है एटमॉस्फेयर से। नहीं कर पाओगे। क्यों? जैसे ही आप 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर भी नीचे जाओगे ना, तो आपका ये जो पूरा सरफेस एरिया है ना चेस्ट का, है ना, चारों तरफ, ये अगर मैं ये मान लेता हूँ 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अगर आप 10 मीटर नीचे चले गए तो 10 मीटर नीचे जाने का मतलब है चारों तरफ से आपको जो फोर्स लग रहा होगा ना, अंदर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके और बाहर क्या है 2 टाइम्स एटीएम 10 मीटर नीचे, तो जो डिफरेंस है वो कितना हो गया? 1 एटीएम का।
और 1 एटीएम का मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 1 केजी। तो आप ये मान लो आपके चारों तरफ 300 केजी फोर्स लग रहा होगा, 300 केजी मतलब 3 बोरियां। अगर अब आप सोच लो आपकी इस थोरेक कैविटी के ऊपर 300 केजी 3 बोरियां रख दो तो सांस निकल तो जाएगा लेने में प्रॉब्लम हाँ है ना। इतने वेट से अपना ही सांस निकल जाएगा। बिल्कुल यार ये तो यही हुआ ना कि मतलब आपने क्या किया चेस्ट को आप जब इनहेल करते हैं एक्चुअली उस टाइम पे आप चेस्ट को एक्सपेंड करते हो, तो एक्सपेंड करोगे तभी तो बाहर की तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा और बाहर से फोर्स लग रहा है आपके ऊपर, तो आप स्नॉर्कलिंग है ना 1.5-2 मीटर से नीचे भी नहीं कर पाओगे। आपकी लंग्स इतनी ज्यादा पावरफुल भी नहीं है कि 1/10 भी आप आराम से रेगुलर फोर्स लगा पाओ, 1/10 ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी जनरेट कर पाओ, ओवर प्रेशर आप जनरेट कर पाओ, ठीक है। इसलिए जब नीचे जाते हैं ना तो आप ऐसा तो नहीं वो 2 मीटर 3 मीटर जाते हैं, वो तो बहुत नीचे डेप्थ तक जाते हैं, तो उसके अंदर साथ में ना ऑक्सीजन के साथ में हीलियम फील्ड होती है, ठीक है। वो किस लिए होती है, जैसे जैसे नीचे जाते हैं ना तो आपका इंटरनल प्रेशर भी इंक्रीज करना पड़ता है। अगर बाहर 5 एटीएम है तो अंदर आपके लंग्स में 4 एटीएम का जनरेट करेगा वो जो सिलेंडर है, ताकि जो डिफरेंस वो भी 1 एटीएम का ही रहे, सॉरी 1 एटीएम का भी डिफरेंस ना रहे। बाहर 5 है तो अंदर भी लगभग 5, ठीक है। बाहर 6 हो गया तो अंदर भी 6, इसलिए उसके अंदर दूसरी गैसेज और मिक्स की जाती है, जैसे हीलियम मिक्स की जाती है। बात समझ में आई नहीं अच्छी तरह से, लॉजिक आ गया ना समझ में? तो अब पता चल गया वो सिलेंडर क्या है, सिर्फ ऑक्सीजन लेने के लिए नहीं, आप अंदर जाने के बाद में इम्प्लोड ना हो जाओ इसलिए भी वो सिलेंडर यूज किया जाता है, ठीक है। अब एक चीज के बारे में मैं सोचता हूँ, मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। आप ये सोचो यार, ये जो फिश होती है ये कितना प्रेशर झेल जाती है और फटाफट वो ऊपर भी चली जाती है नीचे भी चली जाती है, ठीक है। भगवान ने बताया यार कुछ नहीं किया था सर इसको कोर्स के टाइम में है देख लो ओपन लिंक मैनोमीटर क्लोज लिंक मैनोमीटर समझ में आ गया। ये मैनोमीटर बैरोमीटर तो वो ही है, जिसके अंदर एकदम अगर मेरे को कोई है ना एक्स्ट्रा जैसा शुरू करना पड़ेगा बेटा दो इसको सर इधर जाना अब सुनो हेडिंग लिखो एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स, एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स। ये कंटेनर है, इसमें वाटर का लेवल जैसे है, मेरे को ये बताओ अगर मैं इसका ए एक्सेलरेशन इधर कर दूं इस कंटेनर का तो वाटर की शेप अंदर ये बनेगी, ये बनेगी, ये फर्स्ट सेकंड या थर्ड सेकंड बनेगी। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं कैसे बनेगी, कि ये एंगल क्या होगा, ठीक है। ये एंगल निकालना लॉजिक तो आपको पता चली गया कि ऐसे बनेगी, शेप के तो आइडिया लगेगा। तो अगर इसका ये एक्सेलरेशन इधर है तो अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मेरे को लगता है इसकी शेप जो बननी चाहिए कुछ ऐसे बननी चाहिए। अब ये एंगल निकालना
इसको बोल दिया मैंने थीटा, थीटा बोल दिया। तो देखो यहाँ पे क्या करो आप, एक ऐसे एक एलिमेंट मान लो जिसकी लेंथ है, तो यहाँ पे प्रेशर P1 मान लेता हूँ और यहाँ पे प्रेशर P2 मान लेता हूँ, एरिया A मान लेता हूँ। तो इससे इधर क्या फोर्स लगेगा, P1 और इधर क्या लगेगा, P2A। तो इधर नेट फोर्स क्या लगना चाहिए, P1A minus P2A should be equal to A into L into rho, है ना, रो डेंसिटी होगी into A, एक्सीलरेशन इसका इधर है ना, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो P1 minus P2 किसके बराबर आ गया, रो into L into A, ये आ गया। Yes sir. यहाँ तक सबको समझ में आ गया, Yes sir. यहाँ तक समझ में आ गया। तो एक चीज बताओ, ये हाइट तो लिक्विड तो की रेस्ट में ही है, यहाँ से बैठ के देख लो, लिक्विड तो आपको किसमें दिखाई देगा, रेस्ट में दिखाई देगा, कंटेनर के रिस्पेक्ट। ये हाइट मान लेता हूँ h1 और ये हाइट मान लेता हूँ h2। तो P1 किसके बराबर आएगा, P0 प्लस रो जी h1। P2 किसके बराबर आएगा, P0 प्लस रो जी h2, आया ना। तो P1 को क्या लिखोगे, P0 प्लस रो जी h1 P0 माइनस रो जी 2 इक्वल टू रो इनटू L इनटू A। Yes. P0 से P0 गया, रो से रो गया। H1 minus H2. अब सुनो, ये आ जाएगा h1 माइनस h2 इंटू L इंटू A बाय, अब L को मैं इधर लेकर आ सकता हूँ। अब ध्यान से समझो, ये क्या चीज है, ये h1 हाइट है, ये h2 हाइट है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस करोगे ये आ जाएगा h1 माइनस h2, Yes sir. और ये डिस्टेंस क्या है L, L. तो दिस अपॉन दिस शुड बी इक्वल टू tan थीटा। Yes sir. तो ये tan थीटा के बराबर है, Yes sir. है ना। ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, Yes sir. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो थीटा किसके बराबर आ गया, A. tan इनवर्स A by G। इट मींस अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है 10, तो मेरे को ये बात बताओ, अगर हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन भी हो जाए 10 तो एंगल कितना होगा 45। हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन हो जाए 10 रूट 3 60 डिग्री, हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन हो जाए 10 बाय रूट 3 समझ में आ गया। पहला तरीका तो ये है, दूसरा तरीका भी बता देता हूँ एक ही लाइन में। अगर तुम यहां बैठ जाओ तो आपको इस पॉइंट पे नेट फोर्स किधर लगना चाहिए, परपेंडिकुलर। क्यों, अगर इधर नेट फोर्स लग गया तब तो ये क्या करेगा, टेंजेंशियल फोर्स लग गया तब तो ये फ्लो करेगा, है तो ये फ्लूइड, आया ना। तो ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगना चाहिए। इस सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एक तो mg और एक ma, सूडो फोर्स। यहां से बैठ के अगर आप देखोगे, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, तो ये क्या आ गया ma। अब तुम्हें पता है ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, अब देखो ये अगर परपेंडिकुलर तो tan थीटा किसके बराबर आएगा, ma by mg। तो tan थीटा किसके बराबर आ गया, a by g, तो सीधा एक ही लाइन में हो गया ना। तो थीटा किसके बराबर आ गया, tan इनवर्स a by g। ये दूसरा लॉजिक है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी लिक्विड अगर स्टेशनरी है, आया ना, तो उसकी सरफेस के ऊपर जो भी फोर्स लगना चाहिए दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो तुम देख लो, अगर किसी ग्लास में अगर आप पानी डाल देते हो तो तुम ग्लास को यूं कर देते हो तो पानी की शेप ऐसे नहीं होती, वो ऐसे रहती है। दैट इज जो भी परसीव्ड ग्रेविटी है ना उसके परपेंडिकुलर रहती है वाटर सरफेस हमेशा।
पेंशन पानी ऐसे दो बॉटल तोड़ दिए प्लास्टिक की बोतल तोड़ दी तूने क्या मेरे बड़ी डेडिकेशन ऊपर वाइट सामने ब्लू साइड में येलो ये तो वाइट है बहुत अच्छी कोई में बता रहा हूं ऐसी बॉटल चैलेंज थोड़ी ना कर रहा तू बॉटल हम जैसे यार उस दिन जो पार्टी हुई तुम्हें लगता है नहीं उसके तो
समझ में आ गया? यस सर। अगर मान लो एक ऐसे ट्यूब है, दोनों में लिक्विड का लेवल सेम है। अगर इसको ए से इधर एक्सेलरेट करूंगा तो आपको ये बताना है दोनों में हाइट का डिफरेंस क्या होगा। बता दो। जीरो होता, जीरो तो फ्रैक्शन ही होता है। उधर से राइज करेगा, इधर से राइज कर जाएगा, इधर से फॉल कर जाएगा, जितना फॉल्स फिर से वो थीटा वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। हां आया ना? तो थीटा वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो अगर मान लो इन दोनों की डिस्टेंस यहाँ से l है तो tan थीटा that is h by l should be equal to a by g। h किसके बराबर आ जाएगा? a by g। सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है? ठीक है सर एक मिनट, बट वो हाइट तो इतनी सी इंक्रीज हुई थी ना, तो उसकी तेरे को क्या देती सी मतलब जो अगर देखा जाए तो डिफरेंस ऑफ हाइट पूछा है यार तेरे से। tan थीटा के साथ मैंने क्या पूछा है? हाँ तो डिफरेंस ऑफ हाइट क्या होगा? यहाँ से और यहाँ से इनके बीच का डिफरेंस ही सर। बोल अब क्या कहना चाहते हैं? अब सुनो, ये तो उस टाइम पे है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। मान लो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ये मान लो लेंथ L है, ठीक है? अगर मैं इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता हूँ ओमेगा से, इस एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर रहा हूँ ओमेगा से, ये आर्म 1 है, ये आर्म 2 है। आपको ये बताना है कि किसके अंदर लिक्विड का लेवल ऊपर रहेगा।
सर मान पे रहेगा यार जब आंसर एक है तो दोनों क्यों बता रहे हो? टू भी बता दिया और वन भी बता दिया। पहले सोच लो, पहले सोच लो अच्छी तरह से। सर मुझे सुनो, यहाँ पे अगर आप छोटा सा सेक्शन लो तो इसका एक्सेलरेशन किधर होगा? सेंटर की तरफ होता है एक्सेलरेशन। मैंने बोला कि सर उसने बोला मैं तेरे को बोल रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ देख तो सकता है कि देखने में क्या है। ऐसे तो मैं मतलब बोर्ड की तरफ बोलता हूँ, इससे मतलब बोर्ड को बोल रहा हूँ। हाँ तो देखो इधर, तब तो मैं बोल रहा हूँ ना देखो इधर, लेकिन मैं देख रहा तो इधर हूँ मैं। अब सुनो इधर ध्यान। अब ये है कि इसका एक्सेलरेशन इधर है, तो इस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा हो गया, इस पॉइंट पे फर्स्ट या सेकंड एक्सेलरेशन के अलावा डिक्रीज होता है। अरे यार मैं बोल रहा हूँ प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा, क्योंकि P1 into A and P2 into A नेट फोर्स इधर करना चाहिए, तो ये प्रेशर ज्यादा होगा, तो ये प्रेशर ज्यादा होगा, ये प्रेशर कम होगा, ये प्रेशर ज्यादा होगा, तो P0 प्लस ये हाइट ज्यादा ही होनी चाहिए ना। तो इसमें हाइट ज्यादा होगी और इसमें हाइट क्या होगी? अब मैं ये कहता हूँ कि ये दोनों हाइट्स h h थी या L/2 L/2 थी, ऐसे मान लो। ये लिक्विड का लेवल है ना, ये हाइट L/4 हो जाएगी, उस टाइम पे ओमेगा कितना होगा? तो ध्यान से समझना कैसे करेंगे। आपको सबसे पहले बस ये फाइंड करना है इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होगा। पहले जो भी क्वेश्चन थे ना उसमें हर एलिमेंट का एक्सेलरेशन सेम ही था, तो प्रॉब्लम थी। अब लेकिन क्या है, वेरी करेगा, और यहाँ से अगर x डिस्टेंस पे आओगे तो एक्सेलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर x। तो जो आपका जो जनरल फॉर्मूला है dp by dx इक्वल टू रो इनटू a, ये की जगह क्या लिखोगे ओमेगा स्क्वायर इनटू x। कौन सा हायर और कौन सा लोअर वो तो पता तुम्हें वैसे भी चल ही जाएगा, तो इतना दिमाग लगाना ही नहीं, आप तो सीधा इंटीग्रेट कर लो। तो dx इधर चला जाएगा तो dp किसके बराबर आ जाएगा, रो इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू x इनटू dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेटिंग लिमिट कहां से कहां पुट कर दोगे, P1 से लेके P2 और 0 से लेके L तक, ये क्या आ जाएगा रो इनटू ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाय 2, ये क्या आ जाएगा P2 माइनस P1। अब तुम्हें पता है, वैसे तो तुम्हें आइडिया लगी है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, ये P2 होगा और ये P1 होगा। अब P2 माइनस P1 क्या होगा, आपको पता है इन दोनों लेवल्स के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस वो कितना होना चाहिए। ये L/2 नीचे चला गया तो ये कितना ऊपर चला जाएगा, L/4 नीचे गया तो L/4 ऊपर चला गया, तो इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस किसके बराबर होगा, रो जी L/2 के बराबर। तो P2 माइनस P1 क्या करना चाहिए, रो जी इनटू L/2 के बराबर। 2 से 2 गए, L से L गए, रो से रो गए, तो ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट जी बाय अंडर रूट जी बाय ये ओमेगा जो भी हाइट का डिफरेंस होगा उस हिसाब से आ जाएगा। लेकिन बस बेसिक फंडा तुम समझ गए, इसमें ना कभी भी ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। ये माइनस का साइन आएगा प्लस का साइन आएगा, पहले आइडिया लगा लो कौन सा ज्यादा कौन सा कम, मैग्नीट्यूड वाइज, फिर इंटीग्रेट कर दो, हाँ या ना, फिर क्या करो, फिर इसको क्या कर दो इंटीग्रेट कर दो। क्या लॉजिक समझ में आ गया? बस सीधा सॉल्व कर लेना, लिख लो।
Emergency response. लॉजिक समझ में आ रहा है? यस सर। हेडिंग को आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सर अगर हम किसी भी बीकर में पानी भरें उसको रोटेट करें तो पानी की शेप कैसे मिलेगी? पैराबोलॉइडल सरफेस सॉल्व कर सकते हो। आपकी किताबों में ऐसा क्वेश्चन है, बस उसको देखना समझना, क्योंकि मैंने बेसिक बता दिया। उसमें भी हर एलिमेंट के ऊपर जाओगे दूर दूर तक पैसिफिकेशन चेंज होता रहेगा। ठीक है, चलिए आपसे पूछ लिया, बता देता हूँ। अब मैं बोलेगा बताया नहीं। जैसे मान लो ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। अगर इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट कर दिया जाए ओमेगा से, ओमेगा नॉट से, तो इस लिक्विड की जो शेप होगी कुछ ऐसी हो जाएगी। लिक्विड के साथ साथ हमें ये जो शेप बनी है ना, इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो मेरे को एक चीज पता है, यहाँ से अगर मैं x डिस्टेंस जाऊंगा तो ये हाइट हो जाएगी भाई, इसको ओरिजिन मान लो 0,0, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी जो रेडियस है ट्यूब की वो कैपिटल R मान लेते हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर आप सूडो फोर्स देखना चाहोगे तो सूडो फोर्स क्या होगा, m into ओमेगा स्क्वायर x, और नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg लगेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट होना चाहिए वो इसके परपेंडिकुलर मिलना चाहिए। तो यहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा ये एंगल क्या होगा, थीटा। तो tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर h डिवाइडेड बाय g। अब तुम एक चीज सोच लो, कोई कर्व है, इस कर्व का जो ये जो चीज है ये बना दी मैंने। अब तुम्हें ये भी पता चल गया कि ये नॉर्मल है, और उसके साथ में अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। ये तो पढ़ाएंगे इंक्लाइन पे, तो ये भी थीटा है। तो ये परपेंडिकुलर है तो ये इसके यो है, तो इसका मतलब इस कर्व की ये टेंजेंट हो गई ना।
सर ये टेंजेंट हो गई और tan थीटा क्या होता है टेंजेंट ही होता है जो dy by dx से रिप्रेजेंट होता है तो ये चीज किसके बराबर आ गई tangent dy by dx तो dy किसके बराबर आ गया ओमेगा नॉट स्क्वायर x डिवाइडेड बाय सही बात है ये पता चल गया तो तुम इसको इंटीग्रेट कर दोगे y की वैल्यू क्या है 0 से लेके y ये 0 ही मान है और x की वैल्यू 0 से लेके x भाई इस एंड पे नहीं पूछ रहा क्या है जनरल इक्वेशन बनाएंगे ये तो y आ जाएगा ये क्या आ जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2 अब जरा ये देख लो ये तो कांस्टेंट है ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है तो ये जो पैराबोला है इसको तुम रोटेट कर दो तो पैराबोलॉइडल सरफेस बन जाएगी है ना यहाँ से किसी भी x पॉइंट पे आप प्रेशर भी निकाल सकते हो यहाँ से अगर मान लो r/2 पुट करो तो r/2 पुट करते हो इसके अंदर तो ये हाइट आ जाएगी यहाँ पे p नॉट प्रेशर है रो j इनटू y कर दो तो इस पॉइंट पे प्रेशर आ जाएगा शेप का समझ में आ गया लिख लो इसमें बस जो दिमाग वाली बात है ना वो सिर्फ ये है कि ये जो चीज है ना वो एक्चुअली इसकी इक्वेशन बनाने के लिए आपको स्लोप की इक्वेशन दे रखी है तो आप कर्व की इक्वेशन बना सकते हो कर्व की इक्वेशन दे रखी है स्लोप निकालने के लिए आप डिफरेंशिएट करते हो तो अगर आपके पास स्लोप की इक्वेशन मिल गई तो आप उसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा कर्व की इक्वेशन आ गई बस यही लॉजिक है ये चीज बोल रहा था ना बेटा तुम एडी लिखो आर्किमिडीज आर्किमिडीज ये तो तुम्हें पता ही क्या होता है आर्किमिडीज क्या होता है It states that when an object is partially fully submerged in a liquid, then it is buoyed upon by a force which is equal to weight of the displacement. Simple is पूछा जाता है what is Archimedes principle? If an object is, it states that if an object is partially or wholly submerged in a liquid, then it is buoyed upon by a force which is equal to weight of the displaced fluid. ये भी तो होता है ना कि कितना वाटर डिस्प्लेसमेंट तो बस तो वही तो बात है अल्टरनेट कैसे बस यही है डेफिनेशन नहीं और इसे स्टेट्स दैट ठीक है दूसरे तरीके यू कैन से दैट ठीक है आर्गुमेंट इज फाउंड दैट स्टेट्स नहीं लिखा कुछ भी लिख दो वी नो दैट आर्गुमेंट इज फाउंड दिस लिखो तो किसने मना किया by RHS ये डिपेंड करता है कि क्या लिखना है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है पूरा खींच के हाँ जैसे 5 नंबर का है तो एक एक लाइन छोड़ के लिखना है 5 नंबर का है तो एक एक लाइन छोड़ के लिखना है स्पेसिंग भी दो लेटर्स के बीच में ज्यादा हो जाती है दो अल्फाबेट के बीच की स्पेसिंग बढ़ जाती है मार्क्स के हिसाब से
सुनो अब देखो मैं तो बस बता ही रहा हूँ आर्किमिडीज प्रिंसिपल डिस्कस तो हम पहले कर चुके हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। कुछ क्वेश्चन जरूर करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। मान लो आर्किमिडीज को एक काम दिया गया था और काम ये दिया गया था कि आर्किमिडीज को ये बताना था कि यार ये जो किंग का क्राउन है whether it is made up of gold, pure gold or not। आर्किमिडीज को ये टास्क दिया गया था। आर्किमिडीज ने इसके बारे में कुछ सोचा और फिर उसने उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला। बिल्कुल तो सुनो और फिर वो दौड़ता होगा यूरेका यूरेका यूरेका। ये रुका नहीं तुमने पढ़ी हुई इसमें बता दी, ठीक है। अब सुनो किया क्या उसने, अगर मान लो ये क्राउन है, ये क्राउन, इस क्राउन का कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा, तो इसका वॉल्यूम ऑफ द क्राउन सी लिख दिया और इसको ऐसे पानी में डुबोने के बाद में एक स्प्रिंग बैलेंस लगा लिया और इसका वेट मेजर किया और वो वेट आ गया मान लो W। और एक बार अगर इसका वेट मेजर किया किसके अंदर, एयर के अंदर, ये आ गया मान लो W। तो यहाँ पे जो W2 होगा किसके बराबर होगा, रो ऑफ द क्राउन, वॉल्यूम ऑफ द क्राउन। तो ये तो क्या हो गया, मास ऑफ द क्राउन जी इनटू जी। और यहाँ पे जो वेट होगा नीचे तो फोर्स लग ही रहा है, दैट इज रो ऑफ द क्राउन वॉल्यूम ऑफ द क्राउन इनटू जी। और पूरा का पूरा क्राउन डूबा हुआ है तो बाहर रो ऑफ वाटर तो आपको पता ही है, तो इसके ऊपर बायनेट फोर्स ऊपर लग रहा होगा, जितना इसने वेट डिस्प्लेस वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, तो वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस किया, जो क्राउन का वॉल्यूम उतना इनटू रो ऑफ वाटर इनटू जी एंड दिस शुड बी इक्वल टू W1। अरे यार यही तो होगा ना, पानी में डूबो, पानी में पत्थर रख के उठाते हो तो कम वेट फील होता है उसका, क्योंकि उसमें एक बायनेट फोर्स लग जाता है, एक आप लगते हो उसके वेट को बैलेंस करते हैं। एयर के अंदर बायनेट फोर्स एयर का लगता है पर वो नेग्लिजिबल होता है क्योंकि प्रेशर डिफरेंस बहुत कम होता है उसके कारण एयर के अंदर, है ना। तो आप जब उसको उठाते हो तो आपको वेट ज्यादा लगता है। तो अब मैं ये कह रहा हूँ उसने क्या किया, उसने ये जो चीज है ना इसको बोल दिया लॉस इन वेट, सॉरी ये तो आ गया वेट। तो लॉस इन वेट कितना हो गया, जैसे मान लो यहाँ से मेजरमेंट किया वैल्यू वही 100, यहाँ पे मेजरमेंट आया दैट इज 70, तो इसको लॉस इन वेट कितना आ गया, और वो 30 किसके बराबर है, रो ऑफ वाटर ये है ना। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि जो लॉस इन वेट है दैट इज W2 माइनस W1 को डिवाइड कर दो W2 से जो वेट इन एयर है, दैट इज लॉस इन वेट अपॉन वेट इन एयर। ये तो आराम से सीधा स्कोर इसको देख के पता चल ही गया था कि लॉस इन वेट क्या हुआ और इसकी रीडिंग आई गई। इन दोनों को जब तुम डिवाइड करोगे ये दोनों गायब हो गए, ये सीधे सीधे किसके बराबर आ गए, रो ऑफ वाटर अपॉन रो ऑफ डेंसिटी। तो रो ऑफ वाटर तो सबको पता ही था, तो आपको क्या पता चल गया, तो सीधी डेंसिटी पता चल गई। एंड डेंसिटी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, और अगर ये डेंसिटी गोल्ड के बराबर आ गई इट मींस इट इज मेड अप ऑफ प्योर गोल्ड। तो बिना इसको डिस्ट्रॉय किए हुए इसकी डेंसिटी उसने क्या की पता कर, एक्चुअल आइडिया उसका यही था, ठीक है, एक्चुअल आइडिया उसका यही था, कर नहीं पाया तभी तो किया है ना। तो उसने सिर्फ ये नहीं बताया इट इज बेयर्ड अपॉन बाय अ फोर्स, उसने एक्चुअली ये कैलकुलेशन की थी, वो इस कंक्लूजन पे पहुंच गया था
उसके बाद में लोग उसको डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। किसी ने जैसे अपन बोलते हैं ना न्यूटन ने एप्पल गिराया ग्रेविटी बताई ना, ये नहीं बताया। एप्पल पहले भी गिरता था, ग्रेविटी पहले भी थी। उसने सिर्फ क्या किया, यूनिफिकेशन किया था। उसने कहा जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल एप्पल को नीचे गिराने के लिए वही फोर्स रिस्पॉन्सिबल अर्थ और मून को एक दूसरे के चारों तरफ घुमाने। इट मींस ही हैज यूनिफाइड टेरेस्ट्रियल विद द सेलेस्टियल। उसने ये किया। तो सेम बात लोग सोचते पता नहीं उसने क्या बताया, उसने बोला कि वो वेट कम हो जाता है, ये तो पहले भी पता ही था। उसने एक्चुअली ये कैलकुलेशन की, ठीक है, ये लॉजिक बताया। जबरदस्त आइडिया दी है कि बिना क्राउन को डिस्ट्रॉय किए हुए उसकी डेंसिटी निकाल, वरना आपको क्या करना पड़ता है, उसको डिस्ट्रॉय करके लिक्विड बना के या तो स्फीयर बनाओ या क्यूब बनाओ, फिर उसका वॉल्यूम निकालो, क्योंकि आपको रेगुलर ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम निकालना आता है। वॉल्यूम निकालते फिर मास निकालते फिर डेंसिटी निकालते, तो सारी चीज क्या है, सिर्फ स्प्रिंग बैलेंस से पता चल जाता है। Yes. अब चलो एक चीज और फाइंड करनी है। इधर जा। अगर मान लो ये लिक्विड है और इसके अंदर मान लो आइस डाल दी, तो आइस फ्लोट करती है। तो मान लो आइस फ्लोट कर दिया, अब मेरे को ये देखना कि कितना फ्रैक्शन डूबा हुआ है और कितना फ्रैक्शन बाहर है। तो रो ऑफ आइस इनटू वॉल्यूम ऑफ आइस, तो इसके नीचे की तरफ क्या वेट लग रहा होगा, रो ऑफ आइस वॉल्यूम ऑफ आइस इनटू जी, और ऊपर की तरफ क्या फोर्स लग रहा होगा, इक्विलिब्रियम में, तो वायलेंट फोर्स। तो वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड आइस इनटू रो किसका, पानी का, रो ऑफ वाटर इनटू जी। अब यहां से देखोगे तो जी से जी गायब हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइस। तो ये चीज क्या है, वो फ्रैक्शन जो डूबा हुआ है यार, ऑब्वियस सी बात, इक्वल टू इसके बराबर आ गया रो ऑफ आइस अपॉन रो ऑफ। अब मेरे को ये बताया कि जो रो ऑफ आइस होता है ना वो आता है 0.92 और रो ऑफ वाटर क्या है 1 है ना। तो इसका मतलब कितना परसेंट आइसबर्ग डूबता है पानी में, 92%। तो बाहर कितना दिखाई देता है, 8% ही बाहर होता है। अब सोच लो आइसबर्ग तुम्हें दिखाई देता है, है ना, तो बाहर जो दिखाई दे रहा है सिर्फ 8% ही है। रियली में आइसबर्ग का 92% तो पानी के अंदर होता है, तो उससे आप आइडिया लगाओ कि आइसबर्ग की साइज होती है। बात समझ में आई है कि
ठीक है, सो रियल मॉन्स्टर इज इनसाइड। आया ना, बात समझ में आई? तो अब ऐसा ही नहीं है, अगर मैं कहूं कि आपने एक वुडन ब्लॉक डाला, उसकी रिलेटिव डेंसिटी, इसको रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं आर, यस तो रिलेटिव डेंसिटी मान लो उसकी 0.8 है, तो कितना परसेंट डूबा हुआ हो? 80%। तो कितना बार? अगर 30% डूबा हो तो अब रिलेटिव डेंसिटी पूछ ली 0.7। अरे 30% सिर्फ बाहर है, आया ना, तो डूबा कितना है? 70%, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी? 0.7। लॉजिक समझ में आ गया? तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखते ही पता चल जाएंगे सेंसर क्या है, कितना डूबा हो। बात समझ में? किसी भी पार्टिकल बिल्कुल, जब तक डेंसिटी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, फिर तो पूरे डूब जाएगा। हाँ फिर तो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा ना, फिर कॉन्सेप्ट आएगा, फिर से कौन सा आर्गुमेंट जो यूज किया, फिर डेंसिटी निकाल सकते, लॉस इन बीट वाला। बिठा दो। इधर जाना, इधर जाना। अब मैं बता रहा हूं तुम्हें किसके बारे में, मान लो ये जो आइसबर्ग था, ये ग्लास टम्बलर है, इसमें आपने आइस डाल रखी है, और आपने क्या किया, इस वाटर का जो लेवल है ना वो मार्क कर लिया। आपको बताना है जब ये पूरी की पूरी आइस पिघल जाएगी तो वाटर लेवल बढ़ जाएगा, घट जाएगा, सेम रहेगा? बढ़ जाएगा। बाहर है ना थोड़ा ऐसा। हाँ, सेम रहेगा, तो जितना बाहर उतना उतना अच्छा आ रहा है। बढ़ जाएगा। पर सुनो ध्यान से, इधर देखो, यस पहले ये बताओ कि ये डूबा हुआ पोर्शन किसके बराबर है? जितना लेवल बेस हुआ सबमर्ज पार्ट कितना है? रो ऑफ आइस अपॉन रो ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ आइस। सबमर्ज पार्ट इतना ही। अब ये देखते हैं कि अगर ये पिघल जाए, मेल्ट हो जाए आइस, तो मास तो सेम होना ही चाहिए ना, रो ऑफ आइस इनटू वॉल्यूम ऑफ आइस शुड बी इक्वल टू रो ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। भाई इतनी आइस पिघलेगी तो कितना वाटर बनेगा, तो जो पानी बनेगा ना वॉल्यूम ऑफ वाटर इस आइस के पिघलने के कारण वो बनेगा रो ऑफ आइस वॉल्यूम ऑफ आइस अपॉन रो ऑफ वाटर। अब देख के क्या लग रहा है कि ये चीज और ये चीज सेम लग रही है। इसका मतलब जब ये पूरा का पूरी की पूरी आइस पिघल जाएगी ना तो इतना ही पानी बनेगा। ऑब्वियस ही बात है। तो पहले ये चीज ऑक्यूपाइड थी आइस से, अब ये जब पूरी पिघल जाएगी तो ये ऑक्यूपाइड होगी इस बर्फ के पानी के बनने के कारण, तो वाटर लेवल सही नहीं रहा। और जो ऊपर वाला, अरे यार ऊपर वाला भी तो पिघल के इतना ही पानी बनाएगा ना सारा, भाई ये पूरी की पूरी आइस पिघलेगी तो इतना पानी बनेगी। हमने रोक पूरा कर
यार पूरे का ही लेगा तू और आधे का क्या लेगा तू? नहीं लेंगे आगे तो ये है ना रो ऑफ आइस इनटू वॉल्यूम ऑफ आइस, भाई मास तो कंजर्व ही रहेगा ना, बर्फ का पानी भी बन जाए या पानी का बर्फ बन जाए तो मास तो सेम ही रहेगा। तो इससे पता चलता है कि अगर मान लो आपने इतनी बर्फ को पिघाला तो पानी कितना बनेगा, इतना पानी बनेगा जितना ये डूबा हुआ था। तो पहले भी इतनी जगह ऑक्यूपाइड थी, सराउंडिंग वाटर था, और ये जब पिघल जाएगा तो ये इतना ही पानी बनाएगा जितना सबमर्ज पार्ट है, तो पानी का लेवल चेंज कहाँ होगा? हाँ या ना? पानी का लेवल कब चेंज होगा? अगर मान लो इसमें कुछ पत्थर इम्बेडेड है, क्योंकि अपनी जगह में पानी नहीं है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, तुम्हें देख के पता चल जाएगा। एक बोट है और तुम इसमें आराम से लेटे हुए बोट में, तुमने थोड़ा सा पानी पी लिया, तो बताओ पानी का लेवल इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? हमने कहां से पानी इसमें से पी लिया, सर सेम रहेगा ना? सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे अब सुनो, मान लो आपने 5 लीटर पानी पी लिया, हाँ या ना? तो जब आपने 5 लीटर पानी पी लिया तो 5 लीटर पानी इक्वल टू 5 kg, तो बोट का 5 kg वजन बढ़ गया। अब उसको बैलेंस करने के लिए इसको भी 5 kg फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा कोरस्पॉन्डिंग, तो पानी 5 kg के कोरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेस करेगा, तो 5 लीटर पानी डिस्प्लेस हो जाएगा। यस सर। तो वाटर लेवल सही रहा। लेकिन मान लो बोट के अंदर एक पत्थर पड़ा था 5 kg का, और इस पत्थर को पानी में फेंक दिया, अब बताओ वाटर लेवल का क्या होगा? सर राइट फॉल करेगा। सुनो ध्यान से, क्यों? अभी ये 5 kg है, तो इसको बैलेंस करने के लिए जो पानी डिस्प्लेस हुआ था ना, 5 लीटर था, इसके वेट को बैलेंस करने के लिए तुमने इसको उठा के अंदर फेंक दिया, तो 5 kg पत्थर का वॉल्यूम 5 लीटर तो नहीं होता, कम ही होता है। 5 kg का पत्थर तो इतना सा होता है, तो जब वो अंदर आएगा, अब उसने कितना पानी डिस्प्लेस कर रखा है, जो पत्थर का वॉल्यूम है। यस और जब बोट में था तो उसने कितने पानी को डिस्प्लेस करा रखा था? 5 लीटर पानी को। तो जब ये इसके अंदर आ जाएगा तो वाटर डिस्प्लेस कम हो गया ना, जो पानी की जगह ली है, तो पक्की बात है लेवल क्या आ जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो सिंपल है, आइसबर्ग के अंदर पत्थर इंबेडेड है कुछ, तो जब वो पिघलेगा तो उसके बाद में तो वाटर लेवल नीचे ही आएगा, कोई ऑप्शन ही नहीं। ओके, मेरी बात समझ में आ रही? ये बोट वाले सारे एग्जांपल पता चल गए, पानी पीने वाला एग्जांपल पता चल गया, बस सारा सिस्टम ये। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और एचसीवी दे दूं तुम्हें होमवर्क बता दे, ऐसे दे दो होमवर्क बता दे। एक वर्कआउट एग्जांपल कर लेना, ज्यादातर सर क्या वर्कआउट एग्जांपल कर लेना, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कर लेना, ठीक है? कौन से क्वेश्चन छोड़ना है तुम्हें? बर्नौली इक्वेशन की इक्वेशन अब तुम्हें पता चल जाएगा तो नहीं पढ़ा, बस दूसरे क्वेश्चन तुम्हें छोड़ना, बाकी करना शुरू कर दो क्वेश्चन, ठीक है? कल मैं तुम्हें जैसे अभी मैं बता रही हूं फ्लूइड एट रेस्ट खत्म हो गया, फ्लूइड एट रेस्ट खत्म हो गया, अब फ्लूइड क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। फ्लूइड एट दैट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौली इक्वेशन, और फिर उसकी एप्लीकेशन, ठीक है? भाषण है बेटा, मुझे मिलके जाना, ओके।